दूसरी बात यह है कि इसमें धर्म पूछ पूछ के हत्या की गई, ये बात भी सामने आया। ये बात भी सामने आया कि वहां जो पिट्टू वाले हैं, जो टट्टू घोड़ा चला रहे थे, जो वहां होटल वाले थे, उन्होंने मानवता का जो उत्कृष्ट उदाहरण दिया कि जितने भी प्रभावित परिवार के सदस्य थे, जिन लोग वहां फंसे हुए थे, उनको सुरक्षित स्थान पे लाने के लिए अपनी जान की जोखिम, अपने जान की परवाह न करते हुए, अपने को जोखिम में डालते हुए सहायता की, और उसमें 2 लोगों की वहां मौत हुई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जंगल में छुपे हुए थे, वो आए, नदी पहाड़ क्रॉस करके उनको वहां अपने घरों में उनको आश्रय दिया। तो ये दूसरा पहलू भी हमको दिखाई देता है। हम लोग चूंकि छत्तीसगढ़ में है, नक्सलवाद से पीड़ित हम लोग हैं। बहुत सारे नक्सल घटनाएं हुई जिसमें हम लोगों ने अनेकों अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है, अपने नेताओं को खोया है। हम लोग उस आतंकी या नक्सली हमले के बारे में हम लोग बहुत करीब से उसको अनुभव कर सकते हैं। ऐसे ही झीरम घाटी की घटना जो घटी थी और पहलगाम की जो घटना है, उसमें 2 समानताएं देखने को मिलता है। पहली समानता तो यह है कि दोनों जगह सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। न पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था, न ही झीरम घाटी में कोई सुरक्षा व्यवस्था थी। वहां भी 28 लोगों की मौतें हुई, यहां भी 28 लोगों की मौतें हुई। तो दूसरा समानता जो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो ये है कि झीरम घाटी में भी नाम पूछ पूछ के नक्सलियों को मारा। इसमें नंद कुमार पटेल कौन है, दिनेश पटेल कौन है, महेंद्र कर्मा कौन है, बंटी कर्मा कौन है, ये सब पूछ पूछ के उनकी हत्याएं की। यहां भी धर्म पूछ पूछ के हत्याएं की, जबकि हम सब जानते हैं कि नक्सली या तो बम ब्लास्ट करते हैं, अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और उसके बाद वहां से पलायन कर जाते हैं। आतंकवादियों का भी काम उसी प्रकार का है। वो दहशतगर्दी है, चाहे वो बमबारी करे, चाहे वो गोलीबारी करे, और तुरंत वो भाग जाते हैं। लेकिन दोनों ही घटनाओं में आपने देखा कि उस घटना के बाद घंटों तक के रुक के, झीरम घाटी में भी कई घंटे तक रुक के वो लोग वहां बैठे रहे। उनको मालूम था कि यहाँ सुरक्षा बल इनकी सहायता के लिए नहीं आएंगे। पहलगाम की जो घटना है उसमें भी इतना आराम से वो यात्रियों को, पर्यटकों को उसके नाम धर्म पूछ पूछ की गोली मार रहे थे। इतना विश्वास इनको था कि यहाँ न सैनिक, न अर्धसैनिक या पुलिस बल उनकी सहायता में नहीं आएंगे। ये विश्वास कैसे आया, ये बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये पहलगाम की जो घटना है और झीरम घाटी की घटना के बिल्कुल याद ताजा कर दिया है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन आप सब मीडिया से जुड़े हुए हैं, मीडिया हाउस, मीडिया को चलाना कितना कठिन होता है, कितने बार आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है, ये भली भांति आप जानते हैं। इसमें भी नेशनल हेराल्ड को भी, एजीएल को भी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि जब कोई कंपनी घाटे में जाती है तो एक उसे दूसरी कंपनी टेक ओवर करती है और उसमें इक्विटी उसका खरीद लिया जाता है। ये अभी तक चलते आ रहा है। एक इसी प्रकार से यंग इंडिया एक कंपनी बनाई गई जो नो प्रॉफिट का था। उसमें न सैलरी ली जा सकती थी, न 1 रुपया उससे निकाला जा सकता। ऐसी एक कंपनी बनाई गई सेक्शन 8 के तहत, और उसके बाद उसके करीब कांग्रेस पार्टी ने 2002 से लेकर 2012 तक के 100 चेक के माध्यम से 90 करोड़ की राशि दी गई, ताकि जितने नेशनल हेराल्ड के जो
कर्मचारी हैं, पत्रकार हैं, उसके तनख्वाह दी जा सके, उसके पीएफ दिया जा सके, उसके रख रखाव और उसके बाद बिजली बिल भरा जा सके, सारे काम चेस हुए। लेकिन कांग्रेस नेताओं को टारगेट करके, विपक्षी नेताओं को जिस प्रकार से टारगेट करके जितनी भी हमारे सेंट्रल एजेंसी भारत सरकार के, वो हम लोगों के पीछे पड़ जाते हैं और उसके तहत सोनिया जी और राहुल जी को बदनाम करने के लिए ये पहले तो 2012-13 में निर्वाचन आयोग को शिकायत की, उन्होंने उसका आवेदन खारिज कर दिया। उसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने ईडी में शिकायत की और 2015 में ईडी के जो चीफ है मिस्टर कटोच, उन्होंने इसे, चूंकि इसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुआ, रुपये का लेन देन नहीं हुआ और इस कारण से उसे उन्होंने इस मुद्दे को, इस शिकायत को नस्तीबद्ध कर दिया। ये भी आपको जानकारी होगा। उसके बाद में मोदी जी ने उसका स्थानांतरण कर दिया, हटा दिया, ये भी आपको जानकारी। तो उसके बाद सरकार ने खुद ही ईडी के माध्यम से एफआईआर दर्ज करके इसकी जांच शुरू की और राहुल जी 5 दिन तक गए, सोनिया जी 3 दिन तक गए, एक दिन पवन बंसल को भी बुलाया गया था, एक दिन अभी तत्कालीन जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, उनको भी पेशी में बुलाया गया। तो परेशान करने के लिए लगातार कोशिश करते रहे और अब जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं था, तब उन्होंने इस केस के 365वें दिन उन्होंने जारी किया, एक और कोर्ट में प्रस्तुत किया और अभी तक के हमको चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है, न पार्टी को मिला है न हमारे नेताओं को मिला है। दूसरा एक इसमें और पहलू है, भारतीय जनता पार्टी के नेता, विभिन्न नेतागण लगातार आरोप लगाते रहे कि 2000 करोड़ का मामला है, 5000 करोड़ की संपत्ति को सोनिया जी, राहुल जी इसको हथिया लिए। ये वो परिवार है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को मदद करने के लिए देश की आजादी की लड़ाई में सैकड़ों करोड़ की संपत्ति को राष्ट्र के दान दे दिया था। ये वो परिवार है। कैसे बोलूं कि सभी पत्रकार साथियों को मैं स्वागत करता हूं। मेरे साथ हमारे कांग्रेस के सभी नेता मंच में उपस्थित हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। परसों पहलगाम की जो घटना घटी, जिसमें 28 लोगों की जाने गई और उस घटना से पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है, आक्रोशित है। 28 खेल तक परिवार उजड़ गया। जो परिवार खुशियां बांटने के लिए गए थे, पर्यटन के लिए गए थे, कोई शादी का सालगिरह मनाने गया था, कोई शादी के तुरंत बाद अपने परिवार के साथ गए थे और उनकी बहुत ही दर्दनाक हत्या आतंकवादियों ने की है। इसकी कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। आज ही सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और उसमें भी ये प्रस्ताव पारित किया गया। कल भी मेरे निवास में संभाग के सारे पूर्व मंत्रीगण, विधायकगण, जिलाध्यक्ष सभी उपस्थित थे। वहां भी हम लोगों ने 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज भी आपके माध्यम से उन शोकाकुल परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ और जो घायल व्यक्ति हैं, जितने भी घायल हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो, ऐसी कामना ईश्वर से करता हूँ। इसे बहुत सारे सवाल उभरते हैं, लेकिन उसके पहले जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम लोगों को जो निर्देश दिया था, जिसमें 21 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, 22 तारीख को सभी कार्यकारिणी की बैठक और उसके बाद 25 से लेकर 30 तारीख तक के 30 अप्रैल तक के सभी प्रदेश मुख्यालयों में संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने का निर्देश हुआ। तो इसी संदर्भ में मेरे निवास स्थान में
संभागीय स्तर के सभी पदाधिकारियों की बैठक करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो पहलू हैं। एक तो जो पुलवामा की जो घटना है वह पहलगाम की, और दूसरा पहलगाम के जो घटना है वो पहला मुद्दा, और दूसरा जो संविधान बचाओ रैली निकालने का जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्देश हुआ उसकी तैयारी के संदर्भ में आपसे चर्चा। पहली बात तो ये कि ये आतंकवाद ने हम सबको झकझोर दिया है। 28 लोगों के इन सवालों का उत्तर कौन देगा, ये महत्वपूर्ण विषय। दूसरा, अभी जिस प्रकार से देश में जो घटनाएं घट रही है, संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, विपक्षी दल के नेताओं को दबाया जा रहा है, जहां जहां जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां क्षेत्रीय दल के नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो कांग्रेस पार्टी के निशाने में लेकर कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन होता है, जितनी सेंट्रल एजेंसी है वो हमारे खिलाफ सक्रिय हो जाती है। रायपुर में राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के नेताओं के घर में ताबड़तोड़ ईडी के अधिकारी दबिश दिए ताकि वो कार्यक्रम फेल हो जाए। उस कार्रवाई के चलते लोगों को ध्यान बटे और उसमें कोई चर्चा ना हो। उसी प्रकार से अभी अहमदाबाद में जो राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ खड़गे जी के नेतृत्व में, वहां भी राष्ट्रीय मुद्दों पर लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चाएं हुई, रेजोल्यूशन पास किए गए। यहाँ मजदूरों को मनरेगा का काम बंद हो गया है, नौजवानों की भर्तियां बंद हो गई, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसमें भर्तियां बंद है, सरकारी विभागों में भर्तियां बंद है, महंगाई मनमाने बढ़ रहा है। अभी अभी रसोई गैस की कीमतें बढ़ी, बिजली के दर लगातार बढ़ रहे हैं, कटौतियां हो रही है, ट्रेन के किराए बढ़ रहे हैं। कोरोना के समय जो उस समय जो सीनियर सिटीजन को जो लाभ मिलता था उसको विड्रॉ कर लिए थे, आज तक के विड्रॉ है। तो उस प्रकार सारी बातें हैं, जितने सार्वजनिक उपक्रम है उसे बचाने की बात, ये सारे बातें हुई है। और जनता के मुद्दों को लेकर हम आम जनता के बीच में जाना चाहते हैं। लेकिन अभी आपने देखा कि जिस प्रकार से जैसे वो राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त हुआ, उसके कुछ दिन बाद ही सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ चार्जशीट पेश किया गया, वो भी 365वें दिन, जो आखिरी दिन था। उनके पास कोई सबूत नहीं था। नेशनल हेराल्ड के बारे में आप सब जानते हैं, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। मैं आप दोहरा देता हूं कि 1937 से बना नेशनल हेराल्ड, एजीएल बना, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, और उसके तहत 3 पेपर निकलते थे, नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज। कौमी आवाज उर्दू में, हिंदी में नवजीवन, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड। देश की आजादी की लड़ाई में बड़ी भूमिका रही, और 37 में इसका गठन हुआ। पंडित नेहरू जी, रफी अहमद किदवई और टंडन जी, ये 3 लोगों ने इसका गठन किया था। और 1942 के आंदोलन के समय अंग्रेजों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था 1945 तक। ये वो संस्था है जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक के रूप में था। ये हमारे लिए एक राष्ट्रीय धरोहर भी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई कांग्रेस के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी और आजादी पाई। घटी, और जिस प्रकार से जो देश में रिएक्शन आ रहा है वो बेहद दुखद है। इसमें भी आपदा में अवसर ढूंढने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। जबकि आप लोगों ने देखा कि परसों से ही, शाम से ही, जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं, सब लोगों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। चाहे वो खड़गे जी हो, राहुल जी हो, प्रियंका जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, ममता बनर्जी जी हो, तमाम जितने नेता हैं, जितने राष्ट्रीय मतलब क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल हो, सबने
इसमें इस घड़ी में शोक व्यक्त किया और देश को एकजुट होकर सरकार को समर्थन देने की बात सबने कही। इस अवसर पे हम सब सरकार के साथ हैं। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय भी सोशल मीडिया में जिस प्रकार की बातें कही और जिस प्रकार से प्रचारित करने की कोशिश की, सभी मीडिया में धर्म पूछ पूछ कर हत्या की गई, धर्म पूछ पूछ कर, जाति नहीं पूछा, धर्म पूछ कर हत्या की। लेकिन वहीं किसी ने यह सवाल नहीं उठाया कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, सुरक्षा वहां क्यों नहीं था, इंटेलिजेंस की भूमिका क्या रही, जबकि इसके पहले प्रधानमंत्री का वहां दौरा था, वो स्थगित हुआ। उसके पहले आपने देखा कि गृह मंत्री जी ने कश्मीर के मामले में समीक्षा बैठक की। ये सब होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये सरकार को जवाबदेही तय करना चाहिए। सवाल 28 जानों का है जो हमारे बीच नहीं रहे, वो परिवार उजड़ गए, उसको न्याय कब मिलेगा? आप चाहे और कोई कार्रवाई करें, लेकिन जवाबदारी तो आपको तय करनी पड़ेगी। आप कार्रवाई करेंगे, पूरे देश एक साथ है, सरकार, हम सब भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो निर्णय लेगा हम सब साथ में। लेकिन ये तो बताया कि इस चूक के जिम्मेदार कौन है, इंटेलिजेंस जो फेलियर हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सभी प्रदेश भर के नेतागण आएंगे और हमारे दुर्ग संभाग के अधिक से अधिक लोग इसमें सम्मिलित होंगे। बौद्ध भूमि में इसका आयोजन किया गया है। शाम को 6 बजे दिन ढलने के बाद एक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, ताकि अभी जो भीषण गर्मी है, 44-45 डिग्री टेम्परेचर है, उससे भी हम लोग बच सकें, इसलिए शाम के समय कार्यक्रम रखा गया है और सभी लोग उपस्थित होंगे। तैयारी हमारी पूरी है, चाहे जितने जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षगण हैं, युवक कांग्रेस के, NSY के, सेवा दल के, महिला कांग्रेस के जितने विधायक हैं और हमारे महापौरगण हैं, पार्षद हैं, सभी लोग, प्रदेश के पदाधिकारीगण हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और सफल होगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आप सबसे चाहूंगा कि बहुत लंबा वक्तव्य मेरा हो गया, आप लोगों की तरफ से कोई सवाल हो तो साधारण। अखंडता के लिए दो व्यक्ति, चाहे इंदिरा जी हो चाहे राजीव जी ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस परिवार के इस प्रकार के लांछन लगाया जा रहा है। कोई 2000 करोड़ बोलते हैं, कोई 5000 करोड़, और अभी जो सुनने में आया है और जो चस्पा इन्होंने नेशनल हेराल्ड के जो बिल्डिंग में लगाया है और जो IT के इनके उनके दस्तावेज है, उसमें 369 करोड़ बता रहे। कहाँ 369 करोड़ और कहाँ 5000 करोड़? कितना झूठ बोलेंगे, कितना अफवाह फैलाएंगे? इन सब बातों को लेकर ये जो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे, उससे और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं के छवि धूमिल करने के लिए और पार्टी बदनाम करने के जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है, सरकार कर रही है, उसके खिलाफ में 40 दिन तक लगातार कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश हुआ है, जिसमें 25 से 30 तारीख तक के हमारे सभी प्रदेशों में रैली होगी और उसके तहत छत्तीसगढ़ में 25 तारीख को हम रैली करेंगे, क्योंकि ये पहलगाम की घटना घटी और 28 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने आज ही निर्णय लिया है कि कैंडल मार्च सब जगह करना है, चाहे जिलों में हो चाहे प्रदेश में हो। तो हम लोग उन 28 जो हमसे बिछड़ गए हैं उनके तस्वीर वहां लगाई जाएगी और उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित भी कल करेंगे। सभी साथी उनके लिए अलग एक मंच बना के ये स्थान रखेंगे, जिसमें सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सभी पत्रकार साथियों का स्वागत है। आज पत्रकार वार्ता में मेरे साथ भाई अरुण वोरा जी, भाई सुशील आनंद शुक्ला जी, मुकेश चंद्राकर जी, भाई नीरज पाल जी, जितेंद्र साहू जी, राजेंद्र साहू जी और इरफान भाई, सीजू एंथोनी जी, नीता लोधी जी,
ब्रिज छोटा ब्रिज नहीं, ब्रिज ही बोलना चाहिए। ब्रिज मोहन वर्मा जी, धर्मेंद्र भाई, सभी उपस्थित पत्रकार साथियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। बिजली जाने से कुछ असुविधा हुई, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अभी जो देश में हालात है वो सभी चिंतित हैं। पूरे देश और पूरे विश्व को झकझोर देने वाली घटना परसों पहलगाम में हुआ। 28 लोगों की जानें चली गई और हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। जो पहलगाम की घटना है, बहुत सारे प्रश्न छोड़ के गए हैं। ये बड़ी घटना है और इस घटना की गंभीरता इसी से लगाया जा सकता है कि पूरे देश के 140 करोड़ जनता इससे व्यथित है, दुखी है, आक्रोशित है। और उसके साथ साथ विश्व के अनेक राष्ट्राध्यक्षों ने भी इसमें शोक व्यक्त किया है। इसमें फिलहाल देखिए, ऐसा है कि राष्ट्रीय प्रदेश स्तर पे कहीं करना है, प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम करना है। तो चूंकि अभी 21 तारीख को अभी मुख्यमंत्री निवास का घेराव रायपुर में हो गया, तो हमने कहा इस्पात नगरी यहां कर लीजिए, और कोई कारण नहीं। देखिए, जो भी निर्णय ले भारत सरकार, हम सब साथ में हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बात है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो 28 लोगों की मृत्यु हुई, हत्याएं हुई, क्या वो उसकी सुरक्षा में चूक नहीं है? वहां एक भी जवान क्यों नहीं था जब हजारों लोग थे वहां? तो वहां न सेना के थे, न अर्धसैनिक बल का कोई आदमी था, न पुलिस का कोई जवान था। क्यों इतने बड़े, जब सैलानी वहां जा रहे हैं तो सीसी फुटेज लगाए जाते हैं सब जगह। अभी जितना भी आप, चाहे मीडियम हो, प्रिंट मीडियम हो, जितना भी छापे हैं, जो वहां लोग थे अपने मोबाइल में जो फोटो खींचे हैं, वीडियो बनाए हैं, वही सब चला रहे हैं। क्यों नहीं था वहां? जब सबका आकर्षण का केंद्र है, कैमरा तो लगे रहना चाहिए सब जगह, क्यों नहीं है? सुरक्षा बल क्यों नहीं है? आपके इंटेलिजेंस फेल्योर है कि नहीं है? और है तो फिर कार्रवाई किस पे करें, जिम्मेदारी किस पे तय कर रहे हैं, उसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं? क्योंकि पुलवामा में जो घटना घटी, 300 किलो आरडीएक्स आया, आज तक नहीं बता पाया लाया कौन, आज भी जांच नहीं हुआ। इसके पहले हैंड ग्रेनेड में वहां कुछ साल पहले मारे थे यात्रियों को, उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ? तो अभी ये बताएं कि इसके खिलाफ क्या, इसमें क्या एक्शन ले रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन ले, हम सब साथ में। लेकिन ये बताएं कि 28 लोगों के हत्याएं हुई है, उसमें सरकार के तरफ से सुरक्षा में, इंटेलिजेंस में चूक हुई है कि नहीं हुई? ये महत्वपूर्ण सवाल। संपत्ति का ब्यौरा छत्तीसगढ़ में IAS अरबपति, लखपति, करोड़पति, उसको लेके छापे से खाली कांग्रेस के नेताओं पेश पड़ा, उसके लेकर के कांग्रेस के तरफ से मुख्य लड़ाई करें और भ्रष्टाचार करेगी। देखिए, जो भी गलत किया उसकी जांच होनी चाहिए। संपत्ति के, आज मैं कुछ पेपर में पढ़ रहा था, कुछ अधिकारियों की संपत्ति का ब्यौरा है, लेकिन सभी अधिकारियों की तो नहीं है। उसको पोर्टल में डाल देना चाहिए, सब लोग देखें तो समझे। गलत है तो शिकायत होनी चाहिए, और गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। और कोई सवाल?
पहलगाम की घटना लगभग समान है और नाम कुछ भी नहीं। 5 साल आपकी सरकार है, क्या आपको मामले की जांच करना है तो प्रवासी नक्मा कैसे बनते हैं? देखिए, जहां तक के बात अभी पहलगाम की हो रही है, दोनों की समानता मैंने बताई, और जहां तक जांच करने की बात है, हमने एसआईटी गठित किया और एनआईए ने कोर्ट में खड़ा होके एनआईए स्टेट गवर्नमेंट की एसआईटी को रोक लगाने की बात की, और मतलब हाई कोर्ट में हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सफलता मिली कि एसआईटी गठन जो किया गया उसकी जांच की जा सकती है। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि ये जब फैसला आया तब तक हमारी सरकार चली गई। अब नई सरकार है, उसमें कोई काम नहीं कर रही। जानते हैं थोड़ा समय लगता है, और हमने वो किया, लेकिन सरकार अब इसमें उसमें कोई ध्यान नहीं दे रही। देखिए, आतंकवाद समाप्त होना चाहिए, इसमें किसी को कोई विरोध भी नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ तो सब हैं, और आतंकवाद का नुकसान सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने झेला है, उसका नुकसान हमने उठाया है। हम तो चाहेंगे कि आतंकवाद समाप्त हो, लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने सोशल मीडिया में जो राजनीति कर रहे हैं, आपदा को अवसर के रूप में ये लोग हिंदू मुस्लिम को बांटने की कोशिश जो हो रही है, वो बेहद दुर्भाग्य है। जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत सारे जो सोशल मीडिया में इसकी कड़ी आलोचना की, लाल कारपेट में चप्पल पहन के श्रद्धांजलि देने जब गए, उसकी बहुत लोगों ने निंदा की। ये तो उनके विवेक में छोड़ना चाहिए कि किस प्रकार श्रद्धांजलि देना चाहिए, लेकिन कार्रवाई की बात है, निश्चित रूप से हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, आपको बोल सकता हूँ। देखिए, कोर्ट में तो मामला है, अभी कितना अफवाह फैलाते हैं, किस किस मामले की जाएंगे, क्योंकि जनता को नीट से विवेचना करना, तो जनता का अदालत में आए, वही बताने के लिए कि पूरा प्रोग्राम है हमारा। ये 2000 करोड़ बोलते हैं, 5000 करोड़ बोलते हैं, वो संपत्ति को छू नहीं सकता, बेच नहीं सकता, ये स्थिति है। और ये हड़पने की बात कर रहे हैं, और 2000 5000 की बात करते हैं। हम जनता का अदालत में, कल का जो कार्यक्रम वो जनता का अदालत में जा रहा है, उसके बाद जिला स्तर पे जाएंगे, विधानसभा स्तर पे जाएंगे, घर घर जाएंगे। अभी जब ऐसा है सरदार जी, जब चुनाव होता है, यहाँ रोहिंग्या भी आ जाते हैं, घुसपैठिया भी आ जाते हैं, और जिस राज्य में होता है चुनाव वहां आ जाते हैं। जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हो रहा तो यहाँ आए, फिर झारखंड चले गए, अब पश्चिम बंगाल का चुनाव वहां पहुंच गया। लेकिन मैं आपकी जानकारी बता दूं, इस 1.5 साल में मैं 2 बार प्रश्न किया हूं, इस प्रदेश में कितने घुसपैठिए हैं, कितने रोहिंग्या हैं, आप जानकारी दें। तो सरकार ने निरंतर जानकारी दी, अभी जानकारी एकत्रित की जा रही है।